हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में पढ़ने एल्केन के जो केमिकल रिएक्शन हैं वो केमिकल रिएक्शन की जो इनकी प्रॉपर्टी है वो डिस्कस की थी कि वो किस टाइप की रिएक्शन देते हैं, जिनमें अपन ने सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी थी। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहले अपन ने हेलोजिनेशन वाली रिएक्शन डिस्कस की थी। हेलोजिनेशन में सारा अपन ने यहाँ पे 1 by 1 डिस्कस कर लिया था। फ्लोरीन वाले जो रिएक्शन थी वो उसके साथ सो नहीं हो रही थी। रिएक्शन तो होती है लेकिन करवाते नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था उसमें कार्बन ब्लैक का फॉर्मेशन होता है। और इसके बाद बात करें अपन आयोडीन की, तो आयोडीन भी इसके साथ रिएक्शन बहुत स्लोली देती तो है लेकिन स्लोली देती है। स्लोली देने का रीजन भी मैंने बताया था आपको कि उसमें HI का फॉर्मेशन होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, दोनों डायरेक्शन में चलती है। और दोनों डायरेक्शन में चलने की वजह से आपको प्रोडक्ट नहीं मिल पाता है। फिर बात करते हैं अपन इसकी Br2 और Cl2 की। Br2 और Cl2 में अपन ने देखा था एक की रिएक्टिविटी ज्यादा है, एक की रिएक्टिविटी कम है। जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है उसकी सेलेक्टिविटी कम होती है, ये मैंने आपको डिस्कस वहां पे कर दिया था। और रेट कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट का परसेंटेज कैसे निकालते हैं, वो मैंने सारा डिस्कस कर दिया था। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ही नेक्स्ट वाला जो अपना पार्ट है वो है इसका सेकंड वाला, नाइट्रेशन का। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है, फर्स्ट में हेलोजिनेशन पढ़ा था, सेकंड में पढ़ेंगे अपन नाइट्रेशन। तो बात करते हैं अपन नाइट्रेशन की। तो नाइट्रेशन जनरली जो अल्केन का अपन यहां पे करवाते हैं वो कंसंट्रेशन HNO3 की प्रेजेंस में होता है। कंसंट्रेटेड HNO3 काम में लेते हैं। एल्कीन कंसंट्रेटेड HNO3 की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करती है तो वो नाइट्रो एल्केन का फॉर्मेशन करती है। तो मैं लिख देता हूं, alkane react with concentrated HNO3 to form नाइट्रो अल्केन। ये क्या करती है, कंसंट्रेटेड HNO3 से रिएक्ट करके क्या बनाती है, नाइट्रो अल्केन। अब जो नाइट्रो अल्केन बनता है उसकी मैकेनिज्म क्या होती है अपन को वो देखना है एक बार, ठीक है। रेडिकल मैनर में होती है। सबसे पहले मैं बात करता हूं इसकी जनरल रिएक्शन की। तो जनरल रिएक्शन में जैसे देखो CH4 है, इसी को ले लेते हैं बेसिक को। इसकी रिएक्शन आप करवा रहे हो कंसंट्रेटेड HNO3। थोड़ा सा यहां पे अपन क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं। हीट के साथ ही रिएक्शन होती है। यहां पे प्रोडक्ट अपन को मिलेगा NO2 प्लस वाटर, ये अपना नाइट्रो मीथेन। अब इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं अपन कि ये किस तरीके से प्रोसीड होती है। तो मैकेनिज्म में सबसे पहले यहां पर रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। और रेडिकल का फॉर्मेशन कैसे होता है वो देखिए आप। बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की। तो मैकेनिज्म में देखो सबसे पहले जो HNO3 रहता है उसको मैं ऐसे लिख देता हूं, इसको थोड़ा खोल के लिख देता हूं मैं ताकि आपको इसका बॉन्ड क्लीवेज दिख जाए। HNO3 को मैंने H और NO2 में खोल के लिख दिया है। अब यहां पे जब इसको हीट करवाएंगे अपन, थोड़ा टेम्परेचर देने पे रिएक्शन होती है, हीट देंगे तो यहां पे बॉन्ड क्लीवेज होता है रेडिकल मैनर में। रेडिकल मैनर में इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके पास इसके साथ रिएक्शन करवाने का कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आप आयोनिक मैनर से इसके साथ रिएक्शन करवा सको। मैंने आपको अल्केन की जब प्रॉपर्टी पढ़ाई थी तो उसमें मैंने लिखवाया था अल्कीन को पैराफिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैराफिन। पैराफिन का मतलब होता है लेस रिएक्टिव। और लेस रिएक्टिव क्यों होती है मैंने ये भी बताया था कि कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस है ना वो बहुत कम है। वो इतना कम है कि इसमें पोलैरिटी जनरेट ही नहीं होती। जब पोलैरिटी जनरेट नहीं होगी तो ये आयोनिक मैनर में रिएक्शन कर सकता है? नहीं करेगा। ये करता है किसे? रेडिकल मैनर में। आई बात समझ में? तो रेडिकल मैनर में ये यहां पे इसका बॉन्ड का क्लीवेज होगा, इसको अपन बोलेंगे होमोलाइटिक क्लीवेज। होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो यहां पे बनेगा HO रेडिकल प्लस NO2 रेडिकल। HO रेडिकल और NO2 रेडिकल। ये वाला जो रेडिकल है ये मोर रिएक्टिव होता है, मोर
रिएक्टिव। रिएक्टिव ये भी होता है, दोनों होते हैं, लेकिन इसके कंपैरेटिवली रिएक्टिव ये ज्यादा होता है। और ये ज्यादा होने का रीजन मैं अभी बताऊंगा कि ज्यादा क्यों होता है। HO रेडिकल बना, NO2 रेडिकल, फिर इसके बाद यहां पे ये जो HO रेडिकल है, रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा होती है ना, तो ये रिएक्शन में सबसे पहले जाएगा। तो ये रिएक्शन में सबसे पहले कैसे जाता है, देखो CH3H, मैं इसको ऐसे बना देता हूं, OH रेडिकल, ये बॉन्ड का क्लीवेज होगा किस मैनर में, रेडिकल मैनर में, होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। तो ये H रेडिकल बनेगा, OH रेडिकल के साथ ये वाटर का फॉर्मेशन कर लेता है। और वाटर अपने आप में एक स्टेबल कंपाउंड होता है, अपने आप में क्या होता है, स्टेबल कंपाउंड होता है, इसलिए OH रेडिकल इसके साथ बहुत तेजी से रिएक्ट कर जाता है। तो यहां पे क्या बनेगा, यहां बनेगा CH3 रेडिकल प्लस H2O। अब ये जो CH3 रेडिकल बना है, ये क्या करता है, इस NO2 रेडिकल के साथ रिएक्ट कर लेता है। आप इसको नोट डाउन करिए, फिर इसकी नेक्स्ट रिएक्शन है वो मैं बताता हूं आपको, नोट डाउन करिए इसे। इसके आगे की बात करते हैं अपन रिएक्शन की। अगर इसकी रिएक्शन की बात करें अपन, तो देखो CH3 रेडिकल प्लस NO2 रेडिकल, ये दोनों रेडिकल आपस में कंबाइंड होके एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे और अपन को प्रोडक्ट मिलेगा क्या, CH3NO2 नाइट्रो अल्केन। क्या मिलता है अपन को, नाइट्रो अल्केन। तो ये इसकी जनरल सी मैकेनिज्म है। अब यहां पे कुछ पॉइंट अपन इसके लिए लिखेंगे कि यहां ये रेडिकल बन रहा है, ये रेडिकल बन रहा है, तो इस रिएक्शन की जो रेट होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी इस रेडिकल की स्टेबिलिटी पे। तो मैं पॉइंट लिख देता हूं, रेट डिपेंड ऑन स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल। यानी जो रिएक्टिविटी होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, इनकी रेडिकल की स्टेबिलिटी पे। और रेडिकल की स्टेबिलिटी क्या होती है, 3 डिग्री सबसे ज्यादा, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री उससे कम। ये रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, रेडिकल स्टेबिलिटी ऑर्डर। आई बात समझ में। अब एक जनरल एग्जांपल लेते हैं अपन, जिसमें अपने पास चॉइस रहेगी कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा आएगा और माइनर कौन सा होगा। तो देखिए स्टूडेंट, एग्जांपल लेते हैं अपन, CH3 CH2 CH3, इसकी रिएक्शन करवानी है अपन को, HNO3 कौन सा है, कंसंट्रेटेड। और यहां पे अपन लेते हैं टेम्परेचर, यानी हाई टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कंडीशन रहती है इसकी ना, तो वो यहां मैं इससे डेल्टा से दिखा देता हूं। और हाई प्रेशर, टेम्परेचर भी हाई रहता है और प्रेशर भी हाई रहता है। अब यहां से H निकलेगा, मैं अब पूरी मैकेनिज्म नहीं लिखूंगा, आपको बस याद रखना है कि यहां से OH रेडिकल बनता है और NO2 रेडिकल बनता है। तो OH रेडिकल जो इसमें मैंने जो CH4 वाला बताया उसमें H लेके निकल रहा था वाटर की फॉर्म में, तो यहां पे H यहां से भी ले सकता है इस जगह से, और एक H वो यहां से भी ले सकता है। अब यही देखेंगे अपन कि ज्यादा स्टेबल कौन सा वाला रेडिकल है। जो ज्यादा स्टेबल वाला होगा वही अपना क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। ये और ये वाला सेम है दोनों, ये दोनों तो सेम ही है। इसके साथ इसकी रिएक्शन किस तरीके से होगी, तो मैं यहां दो प्रोडक्ट बना देता हूं, CH3 CHNO2 CH3 और साथ में बनता है CH3 CH2 CH2। ये दो प्रोडक्ट मिलेंगे। अब इनमें से कौन सा मेजर है कौन सा माइनर, तो देखो ये वाला जो NO2 है ये यहां पे रेडिकल आया है तब बना है, और ये वाला यहां रेडिकल आया तब बना है। ये वाला जो रेडिकल है ये है अपना 2 डिग्री रेडिकल, ये वाला रेडिकल अपना 1 डिग्री रेडिकल। तो रिएक्टिविटी ज्यादा किसकी होती है, 2 की, तो 2 ज्यादा बनेगा क्योंकि रेट ज्यादा है, 1 कम बनेगा क्योंकि रेट कम है।
तो ये वाला क्या अपना मेजर प्रोडक्ट, ये क्या है मेजर, ये क्या है माइनर प्रोडक्ट। इनके अलावा भी ध्यान से सुनना, हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे इनके अलावा भी कुछ अमाउंट में अदर प्रोडक्ट और बनते हैं। वो कौन से हैं वो देखिए। यहां तो मैंने हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ा है, इसमें हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे ये कार्बन कार्बन का बॉन्ड भी ब्रेक हो जाता है। जब ये कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो आपको साफ दिख रहा है कि रेडिकल यहां पे भी बनेगा और रेडिकल यहां पे भी बनेगा। यानी एक तो ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट भी रेडिकल बना सकता है। जब ये बना सकता है तो दो प्रोडक्ट अपन को यहां पे ऐसे भी मिलेंगे जो बिल्कुल माइनर अमाउंट में बनते हैं, ये वाला और साथ में ये वाला लेस अमाउंट। ये दोनों के दोनों क्या बनते हैं लेस अमाउंट। और ये कब बने हैं, ये बने हैं क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। ये कार्बन कार्बन के बॉन्ड के क्लीवेज होने से बने हैं। आई बात समझ में। तो ये सिंपल एक नाइट्रेशन रिएक्शन का एग्जांपल है और मैंने आपको अलग एग्जांपल लेके बताया है कि कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर होगा। आपको रेडिकल की स्टेबिलिटी चेक करनी है, नोट डाउन करिए। फिर बात करते हैं अपन सल्फोनेशन की। सेकंड के बाद थर्ड टॉपिक का अपना नाइट्रेशन के बाद है सल्फोनेशन वाला। बात करते हैं अपन सल्फोनेशन की। अपन सिर्फ एक जनरल रिएक्शन पढ़ेंगे और उसकी मैकेनिज्म देखेंगे किस तरीके से होगी। देख थर्ड है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन किनकी प्रेजेंस में होता है, वो होता है H2SO4 या फिर ओलियम। ओलियम क्या होता है H2SO4 का SO3 के साथ एक मिक्सचर होता है जिसको ओलियम बोलते हैं। ये जो मिक्सचर होता है इसको जब आप अल्केन के साथ रिएक्ट करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा आपको नोमेनक्लेचर में याद करो, मैंने पढ़ाया था नोमेनक्लेचर में आपको पढ़ाया था ना सल्फोनिक। नाइट्रो तो मैंने क्या बताया था आपको, नाइट्रो तो आपका होता है एज एक सब्स्टिट्यूएंट, लेकिन सल्फोनिक जो एसिड होता है वो एक फंक्शनल ग्रुप की तरह होता है। आई बात समझ में। तो फंक्शनल ग्रुप के साथ मिलेगा आपको, तो आपको यहां पे मिलेंगे एल्किल सल्फोनिक एसिड। क्या मिलेंगे अल्किल सल्फोनिक एसिड, क्योंकि सल्फोनिक एसिड याद करो नोमेनक्लेचर में सबसे ऊपर था, वो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ था। तो यहां पे मैं इसकी जनरल रिएक्शन लिख देता हूं, वो होगी देखो ये अल्केन है R, इसकी रिएक्शन करवा रहे हो आप किसके साथ H2SO4, या तो ऐसे आपको मिलेगा या फिर H2SO4 प्लस SO3, या इसी का मिक्सर होता है H2S2O7 के रूप में आपको मिल सकता है। इसको बोलते हैं ओलियम। इसको क्या बोलते हैं ओलियम। क्या बोलेंगे इसको ओलियम। H2SO4 या ऐसे मिलेगा। जब इसके साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाएगा RSO3H प्लस H2O, ये अपना एल्किल सल्फोनिक एसिड। अल्किल जो भी यहां पे ग्रुप रहेगा वो अल्किल की फॉर्म में आएगा और सल्फोनिक एसिड। ये इसकी जनरल रिएक्शन है। बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की। उसके जैसे ही नाइट्रेशन के जैसे सिंपल में इसकी मैकेनिज्म आएगी, सेम उसके जैसे, कुछ नहीं करना। मैंने यहाँ पे ये जो H2SO4 इसको ऐसे लिख दिया मैंने, है ना, जैसे उसमें लिखे थे ना HO और इधर NO2, ऐसे मैंने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ बॉन्ड का क्लीवेज होगा HO रेडिकल और यहाँ पे एक H और आएगा इसके साथ, है ना, या ये इधर H लिख लेना ना, क्योंकि दो H है ना, एक तो इधर ले लिए एक इधर आएगा। तो यहाँ अपन को मिलेगा SO3H, ये रेडिकल। अब ये वाला जो रेडिकल होता है ये रिएक्ट करेगा किसके साथ अल्केन के साथ।
क्योंकि ये मोर रिएक्टिव होता है, और मैंने बताया था ये H निकाल के वाटर बना लेता है जो स्टेबल होता है, तो ये रिएक्शन में जल्दी से रिएक्ट कर लेता है। ये वाला इसके कंपैरेटिवली थोड़ा लेस रिएक्टिव होता है। तो यहाँ पे इस एल्किल ग्रुप से इस H को मैं ऐसे लिख देता हूं, और ये OH रेडिकल, तो यहाँ पे क्या होगा, ये टूटेगा, होमोलाइटिक क्लीवेज होगा दोनों जगह, मैं लिख देता हूं होमोलाइटिक, यहाँ पे भी क्या है होमोलाइटिक। तो यहाँ पे आपको मिलेगा R रेडिकल प्लस वाटर, फिर ये SO3H इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो R रेडिकल प्लस SO3H रेडिकल, ये बॉन्ड बना लेगा, और ये अपन को RSO3H, इसको क्या बोलते हैं, अल्किल सल्फोनिक एसिड। इसको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट। ये अपने बात हुई किसकी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, जिसमें अपन ने पढ़ा है हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब बात करते हैं अपन इसकी अदर रिएक्शन है, जो है कंबसन ऑफ अल्केन। कौन सी है, कंबसन ऑफ अल्केन, सेकंड वाली, कंबसन ऑफ अल्केन, कंबसन ऑफ अल्केन। कंबसन ऑफ अल्केन का मतलब होता है अल्केन जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगी तो उसको अपन बोलेंगे कंबसन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस मस्ट है, यानी एयर तो होनी चाहिए। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब रिएक्ट करेगी तो ये बनाती है H2O एंड CO2। मैं लिख देता हूं अल्केन react with O2 and form H2O and CO2। अल्केन react with O2 and form H2O and CO2। उसके बाद the reaction of alkane is the reaction of alkane with O2 is called combustion reaction। यानी O2 के साथ जो रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी, कम्बसन की रिएक्शन होगी, उसको क्या बोलेंगे अपन, कम्बसन बोलेंगे। अल्केन के अलावा कोई सा भी हो, O2 के साथ जो भी रिएक्ट करेगा वो कम्बसन की रिएक्शन होगी। जैसे वाटर बनता है, वाटर कैसे बनता है, H2 गैस का O2 के साथ कम्बसन होता है। H2O का बनना एक कम्बसन रिएक्शन का एग्जांपल है। तो कोई सा भी हो, O2 के साथ जो भी रिएक्ट करेगा उसको क्या बोलेंगे अपन, कम्बसन रिएक्शन। ये बात हो इसकी डेफिनेशन से रिलेटेड। अब बात करते हैं कि ये कंबसन होगा तो ये किस तरीके से CO2 और H2O का फॉर्मेशन करता है। तो अपन एक जनरल फॉर्मूला लिखेंगे इसका। तो जनरल फॉर्मूला क्या है, मैं लिख देता हूं CnH2n+2। ये तो अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है, जो मैंने आपको जब इसका क्लासिफिकेशन पढ़ाया था तब बताया था, इसका जनरल फॉर्मूला होता है। ये O2 के साथ रिएक्ट करेगा और इधर बनाएगा क्या, CO2 प्लस में क्या बनाएगा, H2O। ये है इसका कंबसन। क्या हो रहा है, कंबसन हो रहा है। अब यहां पे अपन को इनको बैलेंस करना है, तो जनरल रिएक्शन लिख रहा हूं, उसको बैलेंस करते हैं। तो यहां आता है 3n+1/2 और इधर NCO2 और इधर n+1H2O बनता है। आप एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूं CH4 का, सिंपल। तो n क्या है यहाँ पे, कार्बन की संख्या। तो कार्बन n का मान कितना लेंगे, यहाँ पे 1 है ना, तो 1 लेंगे। CH4 तो 1 लेंगे, तो यहाँ पे देखो 3+1/2 O2, इधर अपन को मिलेगा 1CO2 यानी CO2 लिख देता हूं,
इधर मिलेंगे अपन को 2H2O, क्योंकि 1+1 कितना हो जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 4/2, 4/2 होगा तो अपन इसको काट कैसे क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसका जनरल एग्जाम्पल है, आप इसको नोट डाउन करिए, फिर मैं एक आध एग्जाम्पल और करवाता हूं। बात करते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की। देखो CH3 CH2 CH3, इसका कम्बसन करवाना है आपको। यहां पे कार्बन देखो 1 2 3, यानी n का मान कितना है 3 है, तो 3 है, तो यहां पे अपन जो फॉर्मूला है इसमें n की वैल्यू कितनी रखेंगे 3 रखेंगे, तो 3 × 3 करोगे तो कितना आएगा 9, 9 + 1 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा 5, कितना होगा 5, और यहां पे अपना कितना आएगा 3CO2। भाई कार्बन 3 है ना, तो CO2 कितनी बननी है 3 ही बननी है, जितने कार्बन इधर लोग उतने कार्बन उधर आएंगे, और आप यहां पे क्या लिखोगे 6H2O। आप काउंट कर लीजिए दोनों साइड, यहां पे जो ऑक्सीजन है इधर 2 है, उधर सॉरी 2 किलो, 5 × 2 कितनी है 10, और इधर देखोगे आप 3 × 2 कितने हो गए 6, और 6 और यहाँ पे 6 कितने हो गए 12 हो गई, तो कहीं ना कहीं यहाँ गड़बड़ है। 3n+1, 3 × 3 करोगे तो आप 9, 9 + 1/2 कितना होगा 5 होगा। एक बार चेक करिए इसे, 5 × 2, 3 × 2, सॉरी गलत हो गया ना उधर, देखो 6H2 लिख दिया अपन ने, 6 थोड़ी ना आएगा उधर, इधर आएगा n+1 है ना 4H2O, ये आएगा, अब सही है ना, n+1 है ना, तो 3 कार्बन है और 1 कितना होगा 4 होगा। अब काउंट कर लीजिए आप, 5 × 2 कितना होगा 10, 3 × 2 6 और 4 10 होगा, यानी ये कंप्लीटली बैलेंस्ड इक्वेशन है। ठीक है, ऐसे आप कोई सी भी इक्वेशन कर सकते हो, ये जनरल एक फॉर्मूला है, इससे आप कोई से भी एग्जांपल को इसे सोल्व कर सकते हो, और आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो भी आप इसको बैलेंस कर सकते हो। आपको फाइनल प्रोडक्ट CO2 और H2 बनाना है, ये इसकी कम्बसन की रिएक्शन है। ठीक है, अब ये तो कंप्लीट कम्बसन का मैंने बताया आपको कि जब इसका कंप्लीट कम्बसन हो जाएगा तो ये मिलेगा आपको। कई बार ऐसा होता है कि O2 आपको लिमिट अमाउंट में मिलती है, यानी O2 का अमाउंट वहां पे फिक्स रहता है, वो लार्जर अमाउंट में नहीं रहती है, तो जब O2 कम मात्रा में रहेगी तो वहां पे आपको अल्केन का कंप्लीट कम्बसन देखने को नहीं मिलता है, वहां होता है इनकम्प्लीट कम्बसन, और जब इनकम्प्लीट कम्बसन होता है वहां पे कार्बन ब्लैक का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन कार्बन ब्लैक का, और वो कार्बन ब्लैक आपके इंक बनाने में या प्रिंटर की इंक बनाने में और ब्लैक पिगमेंट बनाने में, फिल्टर बनाने में एटसेट्रा, उनमें ये क्या होता है यूज होता है। इसको नोट डाउन करो आप इस रिएक्शन को, फिर मैं बात करता हूं इनकम्प्लीट कम्बसन की। बात करते हैं अपन इनकम्प्लीट कम्बसन की। देखो ड्यूरिंग इनकम्प्लीट combustion of alkane, carbon black is formed, कार्बन ब्लैक इज फॉर्म्ड, और फिर ये जो कार्बन ब्लैक यहां पे बनता है इसका यूजेज होता है, और यूजेज काहे में होता है, वो होता है इंक में या फिर प्रिंटर की इंक में, और ब्लैक पिगमेंट बनाने में और फिल्टर पेपर बनाने में। तो इनके जो यूज है वो मैं लिख देता हूं इस फॉर्म, विच यूज्ड मैन्युफैक्चर इंक, सिंपल इंक, जैसे इस मार्कर के अंदर जो इंक बनी हुई है ना ये ब्लैक है, तो इनमें भी इनका कंपोजिशन रहता है, या फिर प्रिंटर की इंक जो ब्लैक आती है वो भी हो सकती है, प्रिंटर इंक
या हो सकते हैं ब्लैक पिगमेंट, या फिर फिल्टर हो सकते हैं। फिल्टर में भी ये काम में आती है। ठीक है, इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। CH4 जैसे मैंने लिया है, या O2 अपन क्या लेते हैं, लिमिट अमाउंट में लेते हैं। ये केस में लेते हैं लिमिट अमाउंट, या अपन लेते हैं इसको ट्रेस अमाउंट में। इसका अमाउंट क्या रहता है, कम रहता है। जब इसको लोगे आप तो यहां पे इसका इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा, कंप्लीटली ऑक्सीडेशन नहीं होगा, या मैं बोल सकता हूं कि इनकम्प्लीट कंबशन होगा। इसमें आपको क्या मिलेगा, कार्बन सॉलिड प्लस यहां पे आपको मिलेगा H2O, ये मिलेगा। और ये जो कार्बन सॉलिड मिलता है इसको बोलते हैं अपन कार्बन ब्लैक। और इसके जो यूजेज है वो मैंने आपको यहां पे बता दिए हैं, इसके ये यूजेज है। तो ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है। आई बात समझ में, नोट डाउन करिए, फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की। अब बात करते हैं अपन इसके कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन की। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एक फिक्स कंडीशन ली जाती है और उस कंडीशन पे ये कुछ कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करेगा और सर्टेन वहां पे सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेगा, जो फिक्स है वही बनेगा। तो थर्ड लिखो आप, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। थर्ड क्या है, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। और कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में सबसे पहले अपन बात करते हैं CH4 की। इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं अपन O2 के साथ। यहां पे जो कंडीशन ली जाती है, कई बार एग्जाम में सीधी पूछी गई है, इसकी कंडीशन दे देता है और पूछता है कि इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है। तो यहां पे याद रखना, कॉपर की ट्यूब रहती है जिसमें इसको हीट किया जाता है। 573 केल्विन क्या रहता है इसका टेम्परेचर रहता है, कितना, सॉरी 523 523 केल्विन इसका टेम्परेचर रहता है। और इसका जो प्रेशर रहता है वो रहता है 100 atm, यानी हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे रिएक्शन होती है कॉपर की प्रेजेंस में। जब इसके साथ ये रिएक्ट करेगी, ये बनाती है CH3OH। इसको 2 ले लेना और इधर 2 लगा देना ताकि ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए। और इसको अपन बोलते हैं क्या, मिथेनॉल। क्या बोलते हैं, मिथेनॉल। इसको बोलते हैं अपन मिथेनॉल। कॉपर की प्रेजेंस में होती है 523 केल्विन पे और 100 atm प्रेशर पे ये रिएक्शन होती है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन CH4 की O2 के साथ। और यहां पे अपन लेते हैं अब मोलिब्डेनम ऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं, मोलिब्डेनम ऑक्साइड। इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है CH4 के साथ, तो ये बनाती है HCHO। क्या बनाती है, HCHO। इसको बोलते हैं अपन मिथेनेल। क्या बोलते हैं इसको, मिथेनेल। मिथेनेल बोलते हैं इसको। ये एल्डिहाइड है, इसको फॉर्मल्डिहाइड भी बोलते हैं, कॉमन नेम है। मैंने नोमेनक्लेचर में आपको बताया होगा, इसका कॉमन नेम है। आई बात समझ में। और साथ में इसमें H2O एक बार निकल जाता है ना, ये भी लिख लेना आप। इसको देख लो आप, बैलेंस इक्वेशन है ये। मिथेनॉल फॉर्मल्डिहाइड बनता है मोलिब्डेनम ऑक्साइड की प्रेजेंस में। जब आप इसको हीट कर रहे हो तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है ऐसा ऐसा, ये कंडीशन देता है तो इसमें आपको मिथेनॉल मिलता है। और अगर मोलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ दे रखा है तो आपको क्या मिलेगा, फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा। इसकी एक रिएक्शन और है, वो है इथेन के साथ। जब इथेन के साथ आप रिएक्शन करवाओगे, ऑक्सीडेशन इसका करवा रहे हो इथेन के साथ, लेकिन यहां पे आपने लिया क्या है, CH3COO का होल ट्वाइस और Mn। इसको बोलते हैं मैग्नीज एसीटेट। क्या बोलते हैं इसको, मैग्नीज एसीटेट।
और मैग्नीज एसीटेट की प्रेजेंस में जब इसकी रिएक्शन होगी तो यहां पे आपको मिलेगा CH3COOH, यहां पे आपको मिलेगा CH3COOH और साथ में मिलता है आपको वाटर, साथ में मिलता है आपको वाटर। इसको बैलेंस कर लीजिए, बैलेंस करोगे आप तो इधर 2 लगा लो, आप इधर 2 कार्बन है और इधर भी आप क्या लगा लो 2 लगा लो, तो कितने हो गए, इधर ऑक्सीजन काउंट करो 2 और 1 3 ऑक्सीजन, और इधर कितने हैं 2, तो इधर कितना हो जाएगा 3/2। ऑक्सीजन काउंट कर लो आप, ऑक्सीजन काउंट कर लो आप, 3/2 इंटू 2 यानी ये 3 ऑक्सीजन है, इधर 2 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन काउंट कर लो 3 और यहाँ पे 6 और 2 8 8 और 2 10, इधर कितने हैं 6 6 दूनी 12 और इधर, तो गड़बड़ कहाँ है, ऑक्सीजन, एक यहाँ पे 2 लगाओ आप, यहाँ 2 लगाओगे तो यहाँ पे आपको 2 करना पड़ेगा। अब देखो 2 दूनी 4, 2 और 2 4 यहाँ पे, तो यहाँ कितने हो गए 4 दूनी 8 और 12 12 हो गया। अब सही है, सिंपल, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना 2 2 2 सब में कॉमन आ रहा है तो ठीक है। ये इसकी इक्वेशन है। मैग्नीज एसीटेट के साथ आपको क्या मिलेगा, एसिटिक एसिड मिलेगा। आई बात समझ में। ये इसकी कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन की कुछ रिएक्शन थी जो आपकी एनसीईआरटी में ऐसी कैसी दे रखी है। अब इसकी एक रिएक्शन और होती है जो सिंपल अल्केन नहीं देती है, ऑर्डिनरी जो अल्केन होती है वो इस रिएक्शन को नहीं देती है, वो अल्केन रिएक्शन देगी जिसके अंदर टर्सरी हाइड्रोजन होगा। टर्सरी हाइड्रोजन अगर होगा तो वो ये रिएक्शन शो करेगी, और किसके साथ शो करेगी वो मैं भी आपको बताता हूं। एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, उसकी प्रेजेंस में आप पहले इसको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं अपन इसकी अदर एक रिएक्शन की। बात करते हैं अपन अब इसकी रिएक्शन की। देखो नोट लगा के मैं लिख देता हूं। ऑर्डिनरी एल्केन डू नॉट oxidized but alkane which have tertiary hydrogen atom, alkane which have tertiary hydrogen atom, it will be oxidized into corresponding अल्कोहल। जिसके अंदर टर्सरी हाइड्रोजन एटम होगा वो क्या करेगी, ऑक्सीडाइज हो जाएगी किसमें, कोरस्पॉन्डिंग अल्कोहल में, और वो किसकी प्रेजेंस में होगी, वो यहां पे पढ़ लेंगे KMnO4, पोटेशियम मैग्नीज ऑक्साइड इसका होगा KMnO4 की प्रेजेंस में। पोटेशियम परमैंगनेट जिसको बोलते हैं वो इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, इसकी जनरल रिएक्शन की अगर मैं बात करूं वो ये होगी CH3 का होल थ्राइस CH, ये कार्बन है, इसको मैं खोल के लिख देता हूं, कार्बन CH3 CH3 CH3, और ये इस कार्बन की मैं बात कर रहा हूं। ये जो कार्बन है ये अपना 3 डिग्री कार्बन है, और यहाँ जो इससे अटैच रही मैंने आपको बताया जिस कार्बन की जो डिग्री होती है वही उसके हाइड्रोजन की डिग्री होती है। ये क्या है 3 डिग्री हाइड्रोजन, तो ये KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्ट कर लेता है, इसको क्या बोलते हैं
पोटेशियम पर मैग्नेट, पर मैग्नेट के साथ ये रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा CH3 का होल थ्राइस COH, टर्सरी अल्कोहल बनाएगा। तो ये एक थोड़ी डिफरेंट टाइप इसकी रिएक्शन थी, ये सिर्फ यही देता है और नहीं देते। आई बात समझ में? ये रेडिकल मैनर में होती है रिएक्शन भी, इसका टर्सरी रेडिकल बहुत ज्यादा स्टेबल होता है जिसकी वजह से रिएक्शन शो कर जाती है, अदर इसकी रिएक्शन इसके साथ शो नहीं करते अदर वाले। इसको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं अपन नेक्स्ट रिएक्शन की। अब बात करते हैं अपन इसके आइसोमराइजेशन की। इसकी बात करते हैं आइसोमराइजेशन वाली रिएक्शन की। नेक्स्ट रिएक्शन है इसकी आइसोमराइजेशन। आपने आइसोमर का तो नाम सुना ही होगा, आपने पहले 10th क्लास में अगर पढ़ा होगा आपने। आइसोमर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट होती है, उनको अपन आइसोमर बोलते हैं। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम दिखाई देगा लेकिन स्ट्रक्चर उसकी अलग हो सकती है। भाई आप किसी ग्रुप को पहले 2 पोजीशन में लगा रहे हो, उसको बाद में 3 पे लगा दो, तो 3 पे लगाओगे तो उसकी संख्या थोड़ी चेंज होगी, बस पोजीशन चेंज होगी, तो वो सबके सब क्या कहलाते हैं? आइसोमर कहलाते हैं। तो आइसोमर यहाँ पे फॉर्मेशन होंगे तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? आइसोमराइजेशन। और ये किसकी प्रेजेंस में होती है? ये होती है एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिसको अपन HCl के साथ लेते हैं। तो अगर बात करें अपन, तो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे एन एल्केन। एन का मतलब होता है नॉर्मल एल्केन। एन एल्केन ऑन हीटिंग in presence of anhydrous AlCl3 and HCl, we get branched alkane, which is known as isomer। एन एल्केन को अगर आप हीटिंग करवाओगे किसकी प्रेजेंस में? एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड और HCl के साथ, तो हमें क्या प्राप्त होगा? ब्रांच्ड अल्केन प्राप्त होंगे। और ब्रांच्ड अल्केन को ही अपन क्या बोलते हैं? आइसोमर बोलते हैं, उसका कोरस्पॉन्डिंग वो आइसोमर होगा। तो अपन एक बात करते हैं यहाँ पे सिंपल एग्जांपल की। तो यहाँ पे देखो जैसे CH3 CH2 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 CH3, कितने कार्बन है? 6 कार्बन। यह है एन हेक्सेन। एन हेक्सेन का मतलब होता है नॉर्मल हेक्सेन। जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं अपन किसके साथ? एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड और यहाँ पे लेते हैं HCl। तो यहाँ पे अपन को 2 तरीके के प्रोडक्ट दिखाई देते हैं, वो मैं लिख देता हूँ, फिर मैं मैकेनिज्म से आपको समझा दे दूंगा। CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH3, एक तो ये मिलेगा और आपको एक ये भी मिलता है CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3। ये 2 प्रोडक्ट आपको यहां से मिलते हैं। तो देखिए आप इसका फॉर्मूला देखोगे ना आप, तो फॉर्मूला इसका और उन दोनों का आपको तीनों का सेम दिखाई देगा। बस वहां पे ये एक ब्रांच बन गई, इधर ये ब्रांच बन गई, ये ब्रांच इधर 2 पोजीशन पे थी, ये 3 पोजीशन पे आ गई, यहाँ पे ब्रांच बनी है, ये इसी के आइसोमर है, इसीलिए इसको बोलते हैं आइसोमराइजेशन। अब ये कैसे आए हैं इसकी मैकेनिज्म से अपन समझते हैं, इसको नोट डाउन करिए, आगे बात करते हैं। बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की। सिंपल सी मैकेनिज्म है इसकी, नॉर्मल सी, समझाने के पर्पज से है, बाकी एक्चुअल में ये कुछ
अलग तरीके से होती है। ये आप ऐसे देख सकते हो इसको, CH3 CH2 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 CH3 AlCl3। इसके अंदर रहता है वैकेंट p ऑर्बिटल, इसके अंदर वैकेंट p एंड d ऑर्बिटल रहते हैं। यहां पे ये वाला बॉन्ड जिसपे नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव है, इस तरीके से है। ये नेगेटिव यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये क्या करता है अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इधर डोनेट कर देता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा CH3 CH2 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 और ये CH2 पॉजिटिव, और साथ में यहां से क्या निकला है CH3 AlCl3 का माइनस, नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि ये नेगेटिव इसके पास चला गया है। अब यहां पे जो कार्ब केटाइन बना है, ये बना है, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूं H। यहां जो कार्ब केटाइन बना है ये बना है 1 डिग्री कार्ब केटाइन। कौन सा बना है 1 डिग्री। इसके पास 2 डिग्री बनने की पॉसिबिलिटी है, 2 डिग्री बनने की इसके पास पॉसिबिलिटी है। वो कैसे है, यहां से हाइड्राइड शिफ्ट होता है इस वाले कार्बन पे, जब ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लेके यहां शिफ्ट होता है, क्योंकि देखो यहां से शिफ्ट होगा ना, यहाँ हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इधर लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये कार्बोकेटाइन इस वाले पे आ जाएगा। इस वाले पे क्यों आ रहा है, इसका ड्राइविंग फोर्स है, क्योंकि 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल होता है कौन सा 2 डिग्री वाला। तो यहां पे देखो H माइनस शिफ्टिंग इसको बोलते हैं, H माइनस मतलब हाइड्राइड शिफ्टिंग, यानी H माइनस की फॉर्म में वहां शिफ्ट होता है। तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा CH2 CH2 C प्लस H यहां पे और CH3, ये बना, ये आपका 2 डिग्री कार्ब केटाइन। अब यहां से इसके पास पॉसिबिलिटी एक और है, ये 2 डिग्री कार्ब केटाइन बना है, तो ये क्या करेगा, यहां से भी हाइड्राइड शिफ्ट करवा सकता है। जब ये यहां से हाइड्राइड शिफ्ट करवाएगा तो CH3 CH2 C पॉजिटिव चार्ज यहां पे आएगा, इधर CH2 बन जाएगा, इधर CH3। ये भी क्या बना है 2 डिग्री कार्ब केटाइन। लेकिन यहां पे देखना 2 डिग्री ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, ये वाला, तो आपको साफ दिखाई दे रहा है कि इसके साथ 3 और 2 5, इसके साथ 5 अल्फा हाइड्रोजन है, इस वाले के साथ 4 अल्फा हाइड्रोजन है। तो मोर स्टेबल कौन सा होगा, ये वाला मोर स्टेबल। ये वाला क्या होगा, लेस स्टेबल। जब ये वाला मोर स्टेबल होगा तो यहां पे अब मैं इसकी रिएक्शन वापस करवा देता हूं, CH3 माइनस AlCl3, ये वाला माइनस अब क्या करता है यहां के जुड़ जाएगा इस वाले में, और इधर वाले में कहां के जुड़ेगा, इधर वाले में यहां के जुड़ जाएगा। तो जो आपको दो प्रोडक्ट मिल रहे थे वो आपको ऐसे के ऐसे यहाँ पे दिख जाएंगे। देखो CH3 CH2 CH CH3 और यहाँ पे CH3। इधर वाले में प्रोडक्ट में यहाँ लिख देता हूं CH3 CH2 CH3 CH2 CH3। ये आपका बना है मेजर प्रोडक्ट क्योंकि स्टेबल से आया है, और ये बना है आपका माइनर प्रोडक्ट क्योंकि ये लेस स्टेबल से आया है। आए बात समझ में। तो ये इसकी जनरल एक मैकेनिज्म थी जिससे आप समझ सकते हो कि आइसोमराइजेशन कैसे होता है। नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं अपन नेक्स्ट एग्जांपल की। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट और एग्जांपल जिसमें आइसोमराइजेशन हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, एग्जांपल है
CH3 CH2 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 CH3, इसको बोलते हैं एन पेंटेन। एन पेंटेन की जब आप एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड और HCl के साथ रिएक्शन करवाओगे तो यहां से आपको CH3 CH CH3 CH2 CH3 ये, और एक आपको मिलेगा ये वाला, दो प्रोडक्ट मिलेंगे और दोनों के नाम आपको पता ही है। ये है आइसोपेंटेन और ये है नियोपेंटेन। ये दो आइसोमर मिलते हैं। आई बात समझ में? ऐसे ही एग्जांपल आप और देख सकते हो, जैसे ये है ब्यूटेन, ये है ब्यूटेन। जब ब्यूटेन की रिएक्शन आप करवाओगे एनहाइड्रस AlCl3 और HCl के साथ, तो आपको यहां पे दिखाई देगा ऐसा, और इसको बोलते हैं आइसो ब्यूटेन। इसको क्या बोलते हैं? आइसो ब्यूटेन। तो इनको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं अपन नेक्स्ट अपने टॉपिक आगे वाले की, जिसमें है अपना एरोमेटाइजेशन। नोट डाउन करिए इसे। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है 5th नंबर का एरोमेटाइजेशन। तो देखिए एरोमेटाइजेशन का मतलब क्या होता है। नॉर्मल एल्केन, नॉर्मली जो एल्केन होती है, जैसे 6 कार्बन की या फिर उससे अधिक कार्बन की, उनको अगर आप मोलिब्डेनम ऑक्साइड या क्रोमियम ऑक्साइड या फिर वेनेडियम ऑक्साइड, इनको एल्यूमिना के साथ में लेके अगर आप हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे हीट कर रहे हो, तो आपको साइक्लिक डिहाइड्रोजिनेटेड कंपाउंड मिलते हैं, जिनको बोला जाता है एरोमेटिक कंपाउंड। यानी एन एल्केन से साइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड बनने की जो प्रोसेस होती है उसको बोला जाता है एरोमेटाइजेशन। आई बात समझ में? तो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर बात करते हैं। एन एल्केन ऑन हीटिंग, सॉरी एन एल्केन, पहले मैं कार्बन की संख्या लिख देता हूं कि कितनी होगी, वो जरूरी है। एन एल्केन हैविंग 6 और मोर कार्बन एटम एट हाई टेम्परेचर, कितना होगा 773 केल्विन, एंड हाई प्रेशर 10 to 20 atm in presence of oxide of molybdenum या क्रोमियम या वेनेडियम विद एल्यूमिना, एल्यूमिना साथ में लिया जाता है उसमें, विद एल्यूमिना वी गेट डिहाइड्रोजिनेटेड साइक्लिक कंपाउंड इज कॉल्ड एरोमेटाइजेशन। क्योंकि जो साइक्लिक कंपाउंड होगा वो कौन सा होगा? बेंजीन। यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं
बेंजीन। कौन सा होगा? बेंजीन। और इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? एरोमेटाइजेशन। अब बात करते हैं इसकी रिएक्शन की। तो रिएक्शन सिंपल सी है। जैसे मैं ये ले लेता हूं एग्जांपल, CH2 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 और CH3, 1 2 3 4 5 6 7, कितने कार्बन हो गए इसमें? 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। यहां पे आप ले सकते हो मोलिब्डेनम का ऑक्साइड, आप ले सकते हो V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, आप ले सकते हो Cr2O3 क्रोमियम ऑक्साइड, और साथ में आपको लेना पड़ेगा एल्यूमिना। टेम्परेचर कितना है? 773 केल्विन, और 10 to 20 एटीएम आपको प्रेशर लेना पड़ेगा, तब जाके आपको क्या मिलेगी? ऐसी रिंग आपको मिलेगी जिसको बोलते हैं बेंजीन। क्या मिलेगी आपको? बेंजीन मिलेगी। इसको नोट डाउन करिए, फिर इसके एक दो एग्जांपल और देखते हैं। बात करते हैं इसके नेक्स्ट एग्जांपल की। इसके जैसे ही अपन को प्रोडक्ट मिलेंगे उसमें ना। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर बात करें, CH3 CH2 CH3 CH2 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 CH3, इसमें 7 कार्बन है। एक कार्बन एज ए चेन के रूप में बाहर आपको दिखाई देगा। कंडीशन वही है, मोलिब्डेनम ऑक्साइड या V2O5 या फिर Cr2O3 क्रोमियम ऑक्साइड। 773 केल्विन टेम्परेचर, 10 to 20 क्या होगा? एटीएम प्रेशर होगा। तो आपको एक बाहर मिथाइल रेजिड्यू मिलेगा ऐसा CH3, इसको बोला जाता है टोलुइन। क्या बोलते हैं इसको? टोलुइन बोलते हैं। मिथाइल बेंजीन आपको मिलेगी। ऐसे ही एक एग्जांपल और ले लेते हैं इससे रिलेटेड। अब 2 रेजिड्यू आपको दिखाई देंगे। 6 मेंबर को सेलेक्ट करना है आपको, बस 6 मेंबर रिंग यहाँ पे बनेगी, क्योंकि वो मोर स्टेबल रिंग होती है। एरोमेटिक कैरेक्टर आते हैं उसमें, मैंने पढ़ा है आपको, एरोमेटिक कैरेक्टर वाले ज्यादा स्टेबल होते हैं। कंडीशन वही है दोनों में, ऊपर और नीचे वाले में सेम। तो यहाँ पे आपको इस तरीके के 2 रेजिड्यू दिखाई देंगे ऐसे, और इसको बोलते हैं जाइलिन। अगर ये ऑर्थो पे जुड़ा हुआ तो ऑर्थोजाइलिन, अगर ये मेटा पे रहता तो मेटाजाइलिन, पेरा पे रहता तो पेराजाइलिन हो जाता। तो ये इसकी सिंपल रिएक्शन है एरोमेटाइजेशन की। इसको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं अपन रिएक्शन विद स्टीम। रिएक्शन विद स्टीम, यहां पे अपन बात करेंगे मीथेन गैस की। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट गैस का फॉर्मेशन होता है जो सिंथेसिस प्रोसेस में काफी यूटिलाइजेशन में आती है, और उसका नाम है वाटर गैस। देखो, रिएक्शन विद स्टीम जो भी है, नेक्स्ट 5वां 6वां नंबर कौन सा चल रहा था? 6 वाला। अब बात करते हैं अपन इसकी स्टीम के साथ रिएक्शन की। तो स्टीम में अगर आप मीथेन गैस को लेते हो, मीथेन गैस को आप लगभग 1273 केल्विन के आसपास अगर हीट करवाते हो, और निकल उसमें मेटल की प्रेजेंस में उसको हीट करवा रहे हो, तो आपको मिलेगा यहाँ पे CO प्लस H2 का मिक्सचर। किसका मिलेगा? CO प्लस H2 का मिक्सचर, और इसको बोला जाता है वाटर गैस। क्या बोलते हैं इसको? वाटर गैस। वाटर गैस क्यों बोलते हैं? अभी मैं आपको रिएक्शन लिखवाऊंगा इसकी सिंपल। पहले अपन बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, तो मैं लिख देता हूं।
मीथेन गैस react with steam at 73 केल्विन 1273 केल्विन टेम्परेचर with nickel metal to form CO and H2 टू फॉर्म CO एंड H2। जो मिथेन गैस होगी वो CO और H2 का फॉर्मेशन करेगी, इसको अपन वाटर गैस बोलते हैं। तो इसकी रिएक्शन क्या है वो मैं लिख देता हूं H2। यहाँ पे स्टीम है, ये नॉट लिक्विड, स्टीम, इसकी वेपर बना रखी है। वेपर के साथ CH4 की रिएक्शन करवाएंगे 1273 केल्विन पे, और यहाँ पे क्या ले रखा अपन ने, निकल मेटल ले रखी है। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा CO प्लस H2। क्या बनाएगा, CO प्लस H2 बनाएगा। ये आई बात समझ में? इसको बोलते हैं अपन वाटर गैस। वाटर गैस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका फॉर्मेशन वाटर की उपस्थिति में हुआ है। वाटर जब होगा तभी ये बनेगी, इसलिए इसको वाटर गैस बोलते हैं। वाटर के द्वारा प्रोड्यूस हुई है ये, तो ये काफी सिंथेसिस में काम में आती है। इसको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं अपन नेक्स्ट पायरोलाइसिस की। अब बात करते हैं अपन पायरोलाइसिस या क्रैकिंग। सिंपल सी रिएक्शन है पायरोलाइसिस और क्रैकिंग। सेवंथ लास्ट है ये अल्केन का, पायरोलाइसिस और क्रैकिंग। पायरोलाइसिस और क्रैकिंग, देखिए स्टूडेंट, जनरली होता क्या है, हाई टेम्परेचर पे जब आप अल्केन को क्या करवाओगे, हीट करवाओगे हाई टेम्परेचर पे, तो एल्केन के जो हायर मॉलिक्यूल होते हैं, हायर कार्बन वाले मॉलिक्यूल होते हैं, वो डिकम्पोज हो जाते हैं किसमें, छोटे मॉलिक्यूल में। इस प्रोसेस को बोला जाता है पायरोलाइसिस। क्या बोलते हैं इसको, पायरोलाइसिस। मैं लिख देता हूं हायर अल्केन in presence of higher temperature and pressure, it decompose into smaller alkane and alkene, is called pyrolysis। इज कोल्ड पायरोलाइसिस। हायर अल्केन वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की प्रेजेंस में डीकंपोज होगी किसमें, स्मॉलर अल्केन और अल्कीन में। इस प्रोसेस को बोलते हैं पायरोलाइसिस। क्या बोलते हैं इसको, पायरोलाइसिस। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं, C6H14 ये अपना हेक्सेन। अगर हेक्सेन को आप 773 केल्विन पे रिएक्ट करवा रहे हो तो ये अल्केन डीकंपोज हो जाएगा, एक तो C6H12 यानी हेक्सीन में प्लस H2 बनाएगा, और एक ये डीकंपोज होगा C4H8 प्लस CH3 एक इसमें, जिसमें आपको एक तो ब्यूटीन मिलेगा और एक आपको क्या मिलेगा, इथेन मिलेगा। एक तो ब्यूटीन मिलेगा, एक इथेन मिलेगा, और एक ये डिकम्पोज होता है किसमें, C3H6 प्लस C2H4 प्लस CH4। ये आपका प्रोपीन, ये आपका इथीन
और ये है मीथेन। तो देखो आप इन सब में ये छोटे छोटे कंपाउंडों में टूट रहा है। C6H14 हेक्सीन में टूटा H2 निकला, ब्यूटीन इथेन में टूटा, फिर प्रोपीन और इथीन और मीथेन में टूटा। तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? पायरोलाइसिस और क्रैकिंग। यानी आप किसी कंपाउंड का अगर पायरोलाइसिस करवा रहे हो तो आपको वहां पे वेराइटी के डिफरेंट वेराइटी के मिक्सर ऑफ प्रोडक्ट मिलेंगे, मिक्सर ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो इसमें आप ये अनप्रिडिक्टेबल है, इसमें आपको डिफरेंट टाइप के, ये तो मैंने कुछ ही बनाए हैं, और भी बन सकते हैं, इसमें और भी बन सकते हैं। ये तो मैंने आपको वो बताए हैं जो ज्यादा अमाउंट में बनते हैं। आई बात समझ में? इसको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं अपन नेक्स्ट। आपके एनसीईआरटी की किताब में एक एग्जांपल दे रखा है डोडेकेन का एग्जांपल दे रखा है 973 केल्विन पे, जिसमें हेप्टेन और पेंटीन वहां पे फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। C12H26 इसको बोलते हैं डोडेकेन, 12 कार्बन वाले को। जब इसकी रिएक्शन अपन करवा रहे हैं किसके साथ? 773 केल्विन पे NiPd/Pt मेटल के साथ। तो यहां पे अपन को दिखाई देता है C7H16 प्लस C5H10। ये जो बना है इसको बोलते हैं अपन हेप्टेन, और यहां जो बना है इसको बोलते हैं अपन पेंटीन। और प्लस जो भी अदर प्रोडक्ट जो भी इसके मिलेंगे, जो भी पॉसिबिलिटी और भी हो सकती है, लेकिन ये मेजर अमाउंट में आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। डोडेकेन को जब आप इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आप इसको डीकंपोज कराओगे तो आपको हेप्टेन मिलेगा और पेंटीन मिलेगी। आई बात समझ में? तो ये थे आपके अल्केन से रिलेटेड कुछ रिएक्शन जो इसकी केमिकल रिएक्शन की कैटेगरी में आती है। इसमें अपन ने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन में पढ़ा अपन ने हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन के बाद नाइट्रेशन और सल्फोनेशन। फिर उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा? हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। उसके बाद में अपन ने इसकी अदर रिएक्शन देखी है जो आइसोमराइजेशन की है, एरोमेटाइजेशन की है, और एक ये जो भी पढ़ा अपन ने स्टीम के साथ, और एक पायरोलाइसिस। तो ये ओवरऑल इसकी रिएक्शन है जो अपन ने सारी डिस्कस कर लिए। इसके बाद का टॉपिक है अपना अल्कीन का, जैसे इसमें पढ़े हैं ना अपन केमिकल रिएक्शन, प्रिपरेशन, उसकी प्रॉपर्टी, सेम ऐसा कैसा अल्कीन में पढ़ना है और अल्काइन में पढ़ना है। बाकी पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।